आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। आदाब नाजरीन, प्रोग्राम हालात हाजरा का आज का शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मुबश्शिर रुफाई का खुलूस पर अस्सलाम कबूल फरमाएं। नाजरीन, मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज पार्लियामेंट में माली साल 2023-24 का बजट पेश किया। बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में जानने के लिए हर खास आम तजस्सुस रखता है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हर किसी शख्स जो किसी भी जिंदगी के किसी भी तबके से वाबस्ता हो उसकी जिंदगी पर असरअंदाज होता है। इसलिए सब लोगों को ये जानने की ताक में रहते हैं सब लोग कि आज के बजट में क्या बातें हुई। बजट आपको बता दें कि एक ऐसा दस्तावेज है जो मुल्क की मजमूई तरक्की और लोगों की खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए उसमें फिगर्स तरतीब दिए जाते हैं और मनसूबा साजी की जाती है। आज के बजट में आम लोगों के लिए है क्या है और आज के बजट में मुल्क के लिए क्या मंसूबे बनाए गए हैं, आज के प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात होगी। आज हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ रखते हैं इस मौजू पर बात करने के लिए मैं उनका तारुफ कराई देता हूं। मेरे बाईं जानिब तशरीफ रखते हैं हमारी वादी के एक नौजवान माहिर इक्तिसादियात जिनकी गहरी नजर रहती है इक्तिसादी मामलात पर, आप हैं जनाब एजाज अयूब साहब। और उनकी बाईं जानिब तशरीफ रखते हैं वादी के एक नौजवान सनतकार, आप खुनमू इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सदर भी हैं, आप हैं जनाब इमरान मुर्तजा साहब। दोनों मेहमानों का इस्तेमाल करता हूं मैं। एजाज साहब, बात की शुरुआत आपसे करेंगे। बजट पेश हुआ, आपने भी देखा होगा, बजट स्पीच सुनी होगी, तकरीबन 1 घंटे की बजट स्पीच हुई पार्लियामेंट में। एक मजमूई अगर एक नजर डालें बजट पे तो क्या कहना चाहेंगे आप, किस किस्म का बजट है आज का? इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है ग्लोबल इकोनॉमी की अगर हम बात करेंगे, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है जी। तो इसका ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट सालाना रहता है इसकी बहुत बड़ी अहमियत रहती है क्योंकि सबसे बड़ी स्पेंडिंग एंटिटी जो पूरी इकोनॉमी वो गवर्नमेंट होती है जी। तो भारत सरकार की जो अभी स्पेंडिंग की बात करें, कुछ साल अगर हम देखें पीछे कोविड के बैकड्रॉप में आ रहे हैं, स्पेंडिंग ज्यादा करनी पड़ी, आमदनी आ नहीं रही थी टैक्सेस से क्योंकि लॉकडाउन वगैरह था जी। तो ये वाला बजट, इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये प्री इलेक्शन बजट है जिसका हमने कल भी पूरा डिटेल डिस्कशन किया कि व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट। ओवरऑल अगर हम देखें ओवरऑल पिक्चर जो बिगर पिक्चर है बजट की, इसमें ज्यादा रिफॉर्म्स या चेंजेस लाने की जरूरत इन्होंने कोशिश नहीं की है क्योंकि ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं की है। मेजर चीजें जो थी जैसे ऑप्टिक्स के लिए मिडिल क्लास का बजट बोला जाता है ये, इसमें हालांकि कुछ चीजें हैं जो कि मिडिल क्लास को बेनिफिट मिला, जिसमें हमने इनकम टैक्स स्लैब्स का चेंज देखा, एमएसएमईज का कुछ जो बेनिफिट था वो कंटिन्यू किया गया। डिफेंस में जो कि हमने कल एक्सपेक्ट किया था कि डिफेंस में इंक्रीज होगा, डिफेंस में इंक्रीज हुआ है 13% बजट का जी। कैपेक्स में 33% का जंप मिला है, वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें आपके असासे बनते हैं, वो रोड्स हो, वो ब्रिजेस हो, वो रेलवेज हो, जिसकी वजह से एजुकेशन वगैरह करेक्ट जी, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट की इंटेंशन लगती है कि इस सेक्टर में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे जिसमें लगभग 3.3% ऑफ जीडीपी विच इज साइजेबल कंपेयर टू पीछे क्या था 7.5 लाख करोड़ का था, इस बार 10 लाख करोड़ का है जी। तो ये पैसा जब मुल्क में जाएगा थ्रू डिफरेंट मीन्स, वो रेलवेज हो, वो एयरपोर्ट्स हो या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसकी वजह से जिसको बोलते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट, जिसमें जॉब क्रिएशन का जो है फायदा हो सकता है इकोनॉमी को। अगर हम इंडिया की बात करें, ओवरऑल ग्लोबली रिसेशन चल रहा है लेकिन इंडिया थोड़ा बहुत बेहतर रहा। इनने ग्रोथ नंबर्स भी दिए कि मार्च में जो आएंगे तो इनका अंदाजा है कि पिछले साल का जो ग्रोथ। क्या बात है, बहुत ठीक लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ग्रोथ रहेगा वो अराउंड 7% रहेगा विच इज वेरी गुड, करेक्ट, जिसको जीडीपी कहते हैं जी। और प्रोजेक्टेड इन्होंने कहा एनीवेयर बिटवीन 6.5 to 7%। अगले साल का जो प्रोजेक्ट का जो करेक्ट वो प्रोजेक्शन 6.8 तक उन्होंने कहा है। लेकिन ये हमने देखा कि लास्ट टाइम जो रिकवरी हो रही थी ये के शेप्ड बोलते हैं कि
जो ऊपर वाले तबके हैं, जो मिडिल क्लास से ऊपर वाले हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी हो रही थी, लेकिन जो लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी है या मिडिल क्लास, उनकी ग्रोथ उतनी नहीं हो रही थी, वो नीचे जा रहे थे, डाउनफॉल उनका हो रहा। जिसका इंडिकेटर हमको सबसे बड़ा दिखता था कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज, दूसरा चैलेंज इन्फ्लेशन था। तो ये दो बड़े चैलेंजेस प्लस ग्लोबल स्लोडाउन जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ नहीं हो रही थी, इन चीजों, इन चैलेंजेस के बीच आपका ये बजट आ गया है। अब इसमें जो मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की, उसमें कोशिश की गई है कि एम्प्लॉयमेंट को थोड़ा बहुत फायदा मिले। बिसाइड्स दैट इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि लगा था हो नहीं पाएगा इनसे, जो फिस्कल डेफिसिट मींस जो इनकी आमदनी है और जो खर्चे हैं उसमें जो डिफरेंस रहती है, वो अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो सरकार कर्जे उठाती है। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट का डेट बहुत ज्यादा ऊपर है जी। तो डेट ज्यादा होने से क्या होता है, आप पे और मेरे पे क्या असर पड़ता है? जब सरकार बहुत ज्यादा कर्जा उठाती है तो टैक्सेस, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाती जी। है। तो मींस अगर कोई बंदा हाउसिंग लोन निकाला हो, उसका ईएमआई बढ़ेगा, कार लोन निकाला, या कोई कारोबारी अपने लिए लोन निकालना पड़े चाहे, तो उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, जो कि हुआ। आपने देखा होगा पिछले एक साल में इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा बढ़ी और कारोबारियों के लिए बहुत मुश्किल हो रही है, पर्सनल कंजप्शन के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। तो इसको कैप करने की कोशिश की गई है, जो कि रेपो रेट पे भी एक बार थोड़ा सा बढ़ोतरी की गई थी ताकि इस चीज पे रोक लगा। करेक्ट, वो आरबीआई का डोमेन होता है जहां पे मॉनेटरी पॉलिसी वो हर 3 महीने 4 महीने के बाद आती है, लेकिन ये जो फिस्कल पॉलिसी है जिसको बजट बोलते हैं, ये साल में एक बार ही आती है। तो इसमें जो फिस्कल डेफिसिट है उसको लास्ट ईयर 6.4 था, इस बार टारगेट रखा गया है 5.9, विच इज अ वेरी गुड थिंग। मीन सरकार ज्यादा कर्जा नहीं उठाएगी जितना एक्सपेक्टेड था, उससे इंटरेस्ट रेट्स कंट्रोल में रहेंगी और जो इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, उनको जो बैंकों से कर्जा मिलता है वो उतना कॉस्टली नहीं मिलेगा। इसके अलावा बजट में ओवरऑल देखें तो ज्यादा छेड़खानी नहीं की गई है, बड़े रिफॉर्म्स नहीं किए गए। देखिए, ये बजट एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है जो आम लोगों की समझ में ज्यादा नहीं आता है, लेकिन आम लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या चीज महंगी हुई, क्या चीज सस्ती हुई, उस पर हम मजीद बात करेंगे। लेकिन इमरान साहब, आपने एजाज साहब को सुना, जीडीपी की बात हुई कि जीडीपी को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अभी 6.5 कहा जा रहा है कि मार्च 23 के एंड तक 6.5 हमारा जीडीपी होगा और इसको 7% तक पहुंचाने, 7 तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो भारत का एक टारगेट है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी, ये 5 ट्रिलियन डॉलर्स की, उसके लिए एमएसएमईज का एक बहुत रोल रहता है। बजट में हम देखते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उसके लिए कितने इकदाम किए जा रहे हैं या उसके लिए कितने रकूमात मुख्तस रखे जा रहे हैं, तो उसमें भी एमएसएमई का एक बहुत ही बुनियादी रोल बनता है। आप एक सनतकार होने की हैसियत से किस नजर से देखते हैं इस बजट को, और एमएसएमईज के लिए क्या आप समझते हैं कि कितना फायदेमंद है ये बजट? देखिए, ये जो बजट है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जो पैंडेमिक था, 2 साल पैंडेमिक रहा जी, तो इंडस्ट्रीज बहुत हिट हुई। तो एंड एट द सेम टाइम ये जो है इलेक्शन से पहले का लास्ट बजट है ये जी, तो इससे हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत थी। तो इंडस्ट्रीज का एक मेजर रोल रहता है इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। जैसे हम आपको बताएंगे कि 30% ऑफ जीडीपी जो है इट इज कंट्रीब्यूटेड बाय एमएसएमई। आपका 48% जो एक्सपोर्ट मार्केट है दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय एमएसएमई। जो 40% ऑफ एम्प्लॉयमेंट है टू द वर्क फोर्स ऑफ इंडिया दैट इज प्रोवाइडेड बाय एमएसएमई। तो एमएसएमई को अगर देखा जाए, एमएसएमई प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, एनी कंट्री। जी। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत थी बजट को लेके, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि हमारा कॉस्ट जो हो वो लोअर डाउन हो जाए जी, हमारा एक्सेस टू द मनी मार्केट इंक्रीज हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा उसमें बेहतरी आए, क्योंकि हमारा जो सपना है, इंडिया का जो एक ड्रीम है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जी, उसके लिए हमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा एंड नंबर 2 इंडस्ट्रीज को साथ में लेके चलना पड़ेगा, एमएसएमई को जी। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस क्या थी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा एक्सेस टू द मार्केट, अगर हम कश्मीर के हवाले से बात करेंगे एमएसएमई से, तो एक्सेस टू द मार्केट, लॉजिस्टिक्स जी, ऑल वेदर टेरेन हमारे पास होना चाहिए था। ड्राई पोर्ट की हम हमेशा बात करते आए हैं कि हमें एक ड्राई पोर्ट चाहिए। जैसे विंटर्स में अगर आप देखेंगे तो 6-6 महीने आपका रोड बंद रहता है जी, तो वो भी एक बहुत ज्यादा एक इफेक्ट करता है एमएसएमई सेक्टर को कश्मीर में। तो ये सारी एक्सपेक्टेशंस हमारी थी। ओवरऑल अगर हम देखें तो जो आउटले एमएसएमईज के लिए है वो तकरीबन 9,000 करोड़ की बात हो गई है कि एक क्रेडिट गारंटी स्कीम होगी एमएसएमईज के लिए जिसमें 9,000 करोड़ का आउटले रखा गया है। बिल्कुल, उस बारे में आप बताइए कि वो कितना सफिशिएंट है? देखिए 9,000 करोड़ जो है ये इतना सफिशिएंट है कि आपका इंटरेस्ट का 1% जो आप लोन लेते हैं, जो उसमें इंटरेस्ट लगता है, उसका 1% जो है इससे सर्व हो सकता है जी। बट मुझे नहीं लगता वो काफी है अभी के लिए।
जिस टर्मोइल से हम निकले हुए हैं। जी। तो इमरान साहब, इसमें ऐसा भी है कि जो एम्प्लॉयमेंट की गारंटी अगर देनी है हमारे नौजवानों को, देखिए सरकार हर किसी को सरकारी नौकरी तो दे नहीं सकती, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो क्रिएट करनी पड़ेंगी। और जो एमएसएमईज का एक और रोल रहता है, जैसे मैंने कहा था कि जीडीपी को अगर आपने इंप्रूव करना है, बढ़ावा देना है, तो उसमें एमएसएमईज का ही बुनियादी रोल रहता है। उस पर हम मजीद बात करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और जीडीपी को बढ़ाने के लिए क्या क्या इकदाम किए गए हैं। एजाज साहब, जैसा मैंने कहा था कि आम आदमी अगर बजट को समझना चाहिए तो उसके दिमाग में ये आता है कि रोजमर्रा की जो चीजें हैं उसमें कौन सी चीज महंगी हो गई है, किस चीज पे टैक्स बढ़ा है, या एक्साइज ड्यूटी किस पर बढ़ाई गई है या कम की गई है। उस बारे में हम आम जो हमारे नाज़रीन हैं कैसे उनको बताएंगे कि ये बजट में उनके लिए मेजर टैक्स में मेजर चेंजेस नहीं हुई, लेकिन कुछ आइटम्स है जो कि थोड़े कॉस्टली हो गए हैं, जिनमें सिगरेट्स आते हैं। सिगरेट्स पे 16% का इन्होंने टैक्स इंक्रीज किया है, which is a good thing in terms of health and government revenues also. It's the same product. गोल्ड या ज्वेलरी या डायमंड वाली ज्वेलरी या सिल्वर, उसमें बिकॉज अगेन इट्स अ लग्जरी आइटम, उस पर टैक्स इंक्रीज किया गया, वो महंगा होने वाला है। जो नए मॉडर्न तर्ज पे किचन बनते हैं उनमें जो चिमनियां लगती है, इलेक्ट्रिक चिमनीज, वो थोड़े कॉस्टली हो गए। आपका कॉपर स्क्रैप कॉस्टली हो गया। कंपाउंड रबर जो स्पोर्ट्स शूज में, हाई एंड स्पोर्ट्स शूज में भी लगता है, वो कॉस्टली हो जा रहा है। इसके अलावा आपके इंपोर्टेड व्हीकल्स जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आते हैं, वो कॉस्टली हो गए। इट्स एक्चुअली ट्राइंग टू गिव इम्पेटस टू द अपनी लोकल इंडस्ट्री को, ऑटो इंडस्ट्री को, वोकल फॉर लोकल जिसका वो बिल्कुल बिल्कुल जो लास्ट ईयर का थीम भी था आत्मनिर्भर वगैरह, हालांकि उसको पैंडेमिक ने हिट किया, लेकिन इंपोर्ट रिप्लेसमेंट एक बहुत बड़ा विजन है, हर एक कंट्री का होता है, तो इट्स इन स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अब सस्ती क्या चीजें हुई है इसमें, लेंसेज बहुत जगह लगते हैं, जैसे कैमरा में डीएसएलआर में लेंस लगता है, मीन जर्नलिस्ट लोग बहुत खुश हो जाएंगे, उनके लेंसेज थोड़े सस्ते होने वाले हैं। लैपटॉप्स में जो कैमरा होते हैं या मोबाइल फोन में जो कैमरा होते हैं, उनके लेंसेज जो है सस्ते होने वाले हैं। तो इसका मतलब हो गया कि मोबाइल फोन ओवरऑल थोड़ा टीवी पैनल्स, एलईडी टीवी पैनल्स में जो कंपोनेंट्स लगते हैं वो सस्ते होने वाले हैं। बैटरीज जिसमें लिथियम आयन एक मेन कंपोनेंट होता है, उसमें जो है टैक्सेस में कमी की गई है। इसके अलावा देयर आर सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स और श्रिम्प जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर किया जाता है, सी फूड है, उसमें कमी की गई है। ऐसा जैसे कि मैंने कहा, ये बड़ी बेसिक सी चीजें हैं, इनमें कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशनल टैक्स पॉलिसी अनाउंस नहीं की। इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन करीब गवर्नमेंट बजट को 18% देता है, तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा जरिया है। तो इसीलिए सरकार ये टैक्स हम नाज़रीन को समझाएं कि ये जो कंज्यूमर से लिया जाता है, बिल्कुल आप डायरेक्ट शॉपिंग और परचेजिंग, करेक्ट। आप कहीं पे कॉफी पीते हैं, वहां पे आप बिल देते हैं, उसमें जीएसटी लगा होता है। आप मूवी देखने जाते हैं, वहां पे जीएसटी लगा होता है। पेट्रोल खरीदते हैं, वहां पे वैट लगा होता है। सो ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो इनकम टैक्स होते हैं, वो डिफरेंट चीज है। तो दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस। सरकार के पास इतना एक्सपेरिमेंटेशन के लिए रूम नहीं था। लाइक आई सेड, नाउ स्टेट इलेक्शंस आ रहे हैं इस साल, अगले साल जनरल इलेक्शन आ रहा है, तो ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट जो कि सरकार के पल्ले पड़ जाता है, वो ऐसा ने कुछ नहीं किया। बड़ी बेसिक सी, बड़ी केयरफुली ट्रेडेड पाथ लिया है। देखिए, ये एक हो गया कि आम जिंदगी में या रोजमर्रा की जिंदगी में हमें जो चीजें चाहिए उनमें सस्ता क्या हो, ये आम लोगों का एक कंसर्न रहता है। सरकारी मुलाजमीन हों या जिनकी दूसरे सोर्सेज से इनकम हो, तो उनको इनकम टैक्स के बारे में जानने की जरूरत पड़ती है कि भाई इनकम टैक्स में इस वक्त क्या, तो एक टैक्स रिबेट जो इस बार टैक्स पॉलिसी एक जो नई रिजीम बनाई गई है, तो उस बारे में आप बताएं कि टैक्सेस जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं। कल भी हमने शो में डिस्कस किया कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि 2017-18 से टैक्स में कोई चेंजेस नहीं आई थी, तो मिडिल क्लास को एक बेनिफिट देने के लिए, विच इज वेरी एक्टिव इन टर्म्स ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ऑल्सो, उसको बेनिफिट देने के लिए टैक्स में चेंजेस आई। इसमें क्या चेंजेस आई, अगर किसी भी एग्जिस्टिंग जो टैक्स पॉलिसी थी उसमें 5 लाख तक की जिसकी इनकम थी उसको टैक्स कोई नहीं देना था, उसको बढ़ा के 7 लाख कर दिया गया है। दैट इज फर्स्ट। अब अगर किसी की इनकम 7 लाख से ज्यादा है तो उनको स्लैब्स में बांटते हैं, तो पहले 2.5 लाख तक आपको नील देना था टैक्स, अब वो बढ़ाया गया था, 2.5 लाख एग्जेम्पशन स्लैब था, अब उसको 3 लाख किया गया। जो 2.5 से 5 वाली स्लैब थी जिसमें 5% था, वो 3 से 6 बनाया गया है, तो 3 से 6 लाख तक को आपको 5%, तो यानी यहां पर भी फायदा मिला है, फायदा हुआ है। करेक्ट। तो ओवरऑल अगर हम देखें, अगर किसी की इनकम लगभग 9 लाख है तो उसको ईयरली टैक्स में लगभग 15,000 का फायदा मिलता है, 15,000 का बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ, अब उसको 45,000 का कोई टैक्स देना होगा, कुछ ऐसा ही। करेक्ट इनकम वाले। करेक्ट जी। मींस ये कितने लोगों को टारगेट करेगा? हिंदुस्तान में लगभग 7 करोड़ लोग जो है टैक्स फाइल करते हैं, भरते सब नहीं लेकिन फाइल करते हैं। मीन्स उसमें से कुछ जो है वो एग्जेम्प्टेड होते हैं, उनका बनता नहीं है। तो 7 करोड़ फैमिलीज विच इज वेरी, लाइक आई सेड, वो बहुत एक्टिव होते हैं पॉलिटिकली भी, जिसमें मुलाजमीन बहुत सारे आते हैं, तो वो एक
दूसरी चीज आपने देखी होगी कि बजट को जूं ही अनाउंस किया गया, जूं मार्केट, स्टॉक मार्केट ने बड़ा पॉजिटिवली किया, एक उछाल देखने को मिला। एक और टैक्स था जो कि बहुत एप्रीहेंशन था, वो अनाउंस किया जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। जी। उसमें जब आप कोई चीज उसका कोई जिक्र नहीं हुआ। हाँ, जब कोई चीज खरीदते हैं, अगर वो 1 साल से ज्यादा रखते हैं और वो बेचने के बाद उसमें फायदा होता है, जो डिफरेंस होता है फायदे का, उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के अंदर लाते हैं। उसमें 10% लगते थे, शॉर्ट टर्म में 15%। तो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट में मे बी स्टॉक्स को लेके या बाकी चीजों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट ने बड़ा पॉजिटिव लिया, आपने देखा सवेरे 500 पॉइंट्स सेंसेक्स चढ़ गया, बाद उछाल देखने को मिला। करेक्ट। तो ओवरऑल एवरीबडी सीम्स टू बी ओके विद द स्टेटस क्वेस्ट बजट, नोबडी इज एनॉयड। डिफेंस में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, मिडिल क्लास को थोड़ा बहुत बेनिफिट मिला है, ऐसा कोई नाराज नहीं हुआ है। जी, आउटलेज के बारे में हम मजीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इमरान साहब, जो हम बात कर रहे थे एमएसएमईज की, देखिए उसमें गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया है कि विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज, जिसमें जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, उनको फरोग देने के लिए, और गवर्नमेंट बात करती है एंटरप्रेन्योरशिप की। तो क्या आप समझते हैं कि इस बजट में ये जो विश्वकर्मा कौशल सम्मान स्कीम जिसका ऐलान किया गया है कि जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, अब हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, यहाँ पर हर एक स्टेट में अपना अपना रवायती कोई ना कोई दस्तकारी है, तो उसको फरोग देने के लिए एक स्कीम लाई जाएगी। क्या आप समझते हैं कि उससे एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग मिलेगा और फिर एमएसएमईज को एक उछाल मिलेगा? देखिए, वो जो स्कीम है वो सिर्फ लिंकेज ऑफ आर्टिजन टू द इंडस्ट्रीज है। जी, ठीक है, लेकिन हमें इस वक्त जरूरत क्या है? इस वक्त हमें जरूरत थी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एमएसएमई को रिवाइव करने की जरूरत थी। तो वो कैसे हो पाएगा? देखिए, एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट तो हो नहीं सकती। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जिसको हम कहते हैं वो गवर्नमेंट होती है, कि गवर्नमेंट खुद ही एम्प्लॉय करती है लोगों को। जी। और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होती है थ्रू इंडस्ट्रीज, थ्रू एमएसएमई। तो अभी हम इस हाल में हैं, देखिए हमारे जो डेट्स हैं इंडस्ट्री के वो बढ़ रहे हैं, आपके एक्सपोर्ट्स लोअर डाउन हो रहे हैं, आपका जो बाइंग कैपेसिटी है लोगों की वो कम हो रही है। ठीक है जी। तो देखिए, हमें ये कैसे हो सकता था? एम्प्लॉयमेंट एंड 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये मेरे लिए लिंक्ड दो चीजें हैं। आप इसको कैसे अचीव कर सकते हैं? जब एमएसएमई को एक स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। इस बार के बजट में हमें क्या मिला है? 9,000 करोड़ रुपीज, विच इज 1%, 1% कम होगा इंटरेस्ट में। जो आपने कर्जा लिया है बैंक से, उसमें 1% इंटरेस्ट में कम होगा। यानी अगर मुझे 10% इंटरेस्ट लगता है, अब आपको रिबेट मिलेगा उसमें 1% का। जो एग्जिस्टिंग भी था जी, वो कुछ नया नहीं है। जो हमारा 22 में बजट में हुआ था, दैट वाज अप टू मार्च 23 जी। अब ये एक्सटेंड 1 अप्रैल से फिर से होगा 1 साल सेम, यानी इसमें कोई तब्दीली नहीं है। जी। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्योंकि देखिए टर्मोइल भी रहा इतनी देर से, फिर आपका पैंडेमिक भी था, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस इस बजट से बहुत ज्यादा थी। हमारे कॉस्ट को जो लोअर करें, न्यू मार्केट्स को एक्सेस दें, ऐसा कुछ हमें एक्सपेक्टेशंस थी इस बजट से। जी। हमारे लॉजिस्टिक्स, कश्मीर की स्पेशली बात करेंगे जी, कश्मीर के तनाजुर में हम बात करेंगे बिल्कुल जी। जैसे जीएसटी रेट्स हैं, पहले तो कश्मीर जीएसटी के डोमेन में आता नहीं था। जो टैक्सेस थे एमएसएमई के जी, वो वैट में आते जी, वो भी एग्जेम्प्ट हो जाते थे। लेकिन अभी क्या है, पहले तो हमें जीएसटी में डाला गया, वहां पे हमें पूरे इंडिया के साथ compete करना है, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। इट इज अ हिली एरिया। यहाँ के टेरेन भी आप देखिए 6 महीने हमारा जो है पूरा कट ऑफ रहता है। जी, ठीक है। और फिर रॉ मटेरियल इंडस्ट्रियलिस्ट को हमें रॉ मटेरियल वगैरह सब बाहर से लाना पड़ता है, और मार्केट भी लिमिटेड है। तो हम जब इंपोर्ट करते हैं, मार्केट रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करते हैं, मैन पावर भी हम बाहर से लेके आते हैं। ठीक है, बिजली भी हमारी रेट्स बढ़ रही हैं। तो हम जब यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हम प्लेन्स वालों के साथ कभी भी compete नहीं। क्या आप ये समझते हैं कि जो मतलब एमएसएमईज की पॉलिसी है, क्या आप समझते हैं कि कश्मीर के लिए या जम्मू कश्मीर के लिए रेस्ट ऑफ द कंट्री से कुछ मुख्तलिफ होनी चाहिए? क्या ऑफ कोर्स होनी चाहिए। देखिए, कोई पॉलिसी तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप एक पुलिस की पॉलिसी आर्मी में नहीं लगा सकते, एक सिविलियन पे नहीं लगा सकते। कोड ऑफ कंडक्ट जब अलग होता है, दैट इज टेलर मेड। अगर आप आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, वहां पे हर जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो हर सेक्टर के लिए अलग है। यहाँ पे तो एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी है पूरी जी एमएसएमई के, यानी ज्योग्राफिकल जो पोजीशन हमारी है उसके आधार पर, उसके बुनियाद पर जी। तो बहरहाल मजीद बात होगी इस पे। एजाज साहब, हिंदुस्तान दीगर ममालिक की तरह एक ऐसा मुल्क है जहाँ की बेशतर आबादी जो एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता है, ज़रूरी सरगर्मी यहाँ पे होती हैं, किसान बहुत हैं। अराउंड 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता है, एक तरीके से या दूसरे तरीके से। अब एक हो गया किसान जो खेत में काम करता है, फिर एलाइड सेक्टर्स हैं। तो एग्रीकल्चर के लिए भी
इस बजट में जो आउटले है वो है 20 लाख करोड़ का। अब उसमें ये बात कही है वजीर खजाना ने कि एग्री इंडस्ट्रीज को, क्योंकि मैं इसी बात को आगे ले जाने की कोशिश करूंगा, इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, तो एग्री इंडस्ट्रीज को फरोग देने के लिए कुछ इकदाम किए जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या इससे इकोनॉमी में क्या असर पड़ेगा और एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगी? लाइक आई सेड, बजट एक बहुत ही सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसमें जो भी चीजें होती है, अनाउंसमेंट्स होती है, वो बहुत सीरियसली लेते हैं हर एक लेवल, सरकार की ब्यूरोक्रेसी की हर एक लेवल। तो अगर अनाउंसमेंट्स हुई है, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस जो रहा थोड़ा बहुत गड़बड़ रहा, मे बी बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, कि सरकार ने पीछे 3 बजट अगर देखे, उसमें जो अनाउंसमेंट्स हुई वो सबका साथ सबका विकास एक विजन था, आत्मनिर्भर भारत एक विजन था, इसमें वो सप्तऋषि विजन है। तो विजन हमेशा फिर इवेंचुअली रेटरिक तक ही लिमिट रहता है। लेकिन जब 20 लाख करोड़ अमाउंट है, ये टेंजिबल चीज है, इसका मायने है। लेकिन जब हम अगर आइसोलेशन में देखेंगे 20 लाख करोड़ एक बहुत बड़ी रकम लगती है, लेकिन जब हिंदुस्तान की आबादी हम देखेंगे तो ये बहुत उतना ज्यादा नहीं, कम है जी। बट एक विजन समझ आता है कि सरकार को पता है कि रूरल इकोनॉमी जो है वहीं से इवेंचुअली अर्बन सेंटर्स में डिमांड आती है। ये पैसा अगर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल एम्प्लॉयमेंट में, जिसमें एमजी नरेगा का भी एक बहुत बड़ा स्कीम आता है, या प्रधानमंत्री आवास योजना का भी अनाउंसमेंट वो इससे मजीद है, उसमें भी एस्केलेशन हुई है एलोकेशंस में, वो चीजों का पैसा इवेंचुअली एक इंडिया एक अगर हम देखें इसके बड़े 4 इंजन है ग्रोथ के: कंजप्शन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स ग्लोबल रिसेशन की वजह से कम हो गया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की लिमिट है, जो कि हमने देखा फिस्कल डेफिसिट जा रहा था, तो गवर्नमेंट भी ज्यादा स्पेंड नहीं कर पाती है। तो सबसे बड़ा इंजन जो इनको ड्राइव कर सकता है वो कंजप्शन है। कंजप्शन इनकी अपनी आबादी से आती है, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, 150 करोड़ की आबादी है, तो कंजप्शन पे अच्छा खासा असर पड़ेगा 2 चीजों की वजह से इस बजट में। एक हमने देखा था कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें 10 लाख करोड़ है और ये 20 लाख करोड़ जी। जब रूरल इकोनॉमीज आपकी ग्रो करेंगी, यूर डिमांड फॉर 2 व्हीलर्स, यूर डिमांड फॉर ट्रैक्टर्स, यूर डिमांड फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जिसमें वॉशिंग मशीन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, ये सब चीजें आती हैं, इट विल इवेंचुअली कल्मिनेट इनटू इंडस्ट्री क्रिएटिंग मोर जॉब्स जी। और जैसे कि इमरान साहब ने बिल्कुल सही कहा, आपकी जो एमएसएमईज होती है, ये बैकबोन है हिंदुस्तान की इकोनॉमी का, आर्किटेक्चर अगर देखेंगे बैकबोन है। तो ये रूरल इकोनॉमी का पैसा इवेंचुअली कहां पे स्पेंड होता है और इनकी कैपेसिटीज पे कैसे फर्दर एनहांसमेंट होती है, ये विजन सरकार का है। इसमें कुछ पॉइंट्स में जेएंडके को लेकर बताना चाहूंगा। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट और बड़ी कि लास्ट ईयर का जो एलोकेशन था जेएंडके टुवर्ड्स, क्योंकि यूटी है, यूटी में एलोकेशंस पहले ही अनाउंस होती है, हालांकि हमारा बजट मार्च में आएगा जेएंडके का जी। 35,581 करोड़ थे जी। वो एग्जैक्टली सेम रखा गया है जी। इस बारी भी जी। उसमें कोई एस्केलेशन है। इसके 2 मतलब हो सकते हैं, या तो हमारी फाइनेंशियल नीड स्टैग्नेंट है, या जेएंडके हुकूमत ने अपने इंटरनल रिसोर्सेज थ्रू टैक्सेस वगैरह से ज्यादा बढ़ाए हैं, तो यानी इनकम बढ़ी है, इनकम बढ़ी है, तो वो एक सरप्राइजिंग फैक्ट रहा। दूसरी चीज जो बजट में अनाउंस हुई, यूनिटी मॉल्स। यूनिटी मॉल्स एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जहां पे ये बोलते हैं कि हर एक रियासत अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बनाए, प्रमोट करने के लिए नई दिल्ली में आप मॉल बनाए, जिसको फैसिलिटेट करेगी सरकार, जो कि बजट में अनाउंस हुआ। जहां पे जैसे अगर हम कश्मीर की बात करें, जम्मू की बात करें, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई अच्छी चीज है, वो अखरोट हो, वो बैट हो, वो आपका बादाम हो, वो सैफरन हो, जीआई टैग जिन प्रोडक्ट्स का मिला है वो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हो, तो एक अपॉर्चुनिटी है, मे बी उसको अवेल करने के लिए हमारी सरकार को एग्रेसिवली इस स्कीम का फायदा उठाना चाहिए। यही बात अगर हम इमरान साहब आपसे करें कि देखिए यूनिटी मॉल्स का जिक्र किया एजाज साहब ने, तो क्या आप समझते हैं कि कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स को लेकर हम कुछ अचीव कर सकते हैं यूनिटी मॉल्स के जरिए? और जो कौशल विकास योजना तो पहले से जारी है, जिसके तहत नौजवानों को मुख्तलिफ हुनरों की तरबियत दी जाती है, और विश्वकर्मा कौशल सम्मान जो है, जिसका हैंडीक्राफ्ट्स की खास बात की गई है। हमारा एक्सपोर्ट जो भी हमारा हैंडीक्राफ्ट्स है, हम एक्सपोर्ट्स पे ज्यादा डिपेंडेंट है, तो किस नजर से आप देखते हैं यूनिटी मॉल्स को और एक्सपोर्ट्स को लेकर? देखिए, मेरी नजर में तो हमें डॉक्यूमेंट्स, विजन्स, इससे ज्यादा एग्जीक्यूशन की जरूरत है जी। अभी जो हमारा लेटेस्ट इंडस्ट्रियल स्कीम आई थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, उसमें 24,000 करोड़ रुपीस जो है वो एलोकेटेड है फॉर इंडस्ट्रीज ऑफ जेएंडके। लेकिन हम देख रहे हैं उसमें से ना कुछ यूटिलाइज हो पाया आज तक जी, ना ही इंडस्ट्रीज ग्रो हो पाई। आप इंडस्ट्रीज का डेटा देखिए, ये डे बाय डे हम पीछे जा रहे हैं। डे बाय डे हमारी इंडस्ट्रीज ज्यादा बंद हो रही हैं। सिर्फ लैंड बैंक बनाने से इंडस्ट्रीज नहीं चलती। हम देख रहे हैं कि नए नए लैंड बैंक्स बन रहे हैं जी। तो उन चीजों से इंडस्ट्रीज नहीं चलेंगी, इंडस्ट्रीज चलती है पॉलिसीज से जी। तो पॉलिसीज जो है वो इंप्लीमेंट होने की देर है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी हमारी बहुत अच्छी है,
लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत कमजोर है इसमें। तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं, सालाना डॉक्यूमेंट्स एंड विजन्स आते हैं, बोलने से ज्यादा करने की हमें जरूरत है। जी जी। एजाज साहब, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की, लेकिन आम लोगों को सहूलियत देने के लिए एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या देखते हैं आप इस बजट हेल्थ सेक्टर में इन्होंने अनाउंस किया 157 नर्सिंग होम्स अनाउंसमेंट। लाइक इमरान साहब सेड, आई एम टोटली इन एग्रीमेंट विद हिम कि अनाउंसमेंट्स बहुत अच्छी लगती है, एग्जीक्यूशन जब तक हमारे हाथ में कुछ नहीं आए। बट लेट्स टॉक अबाउट द अनाउंसमेंट फिलहाल। जी। अनाउंसमेंट के साथ इंटेंशन भी चाहिए और एग्जीक्यूशन भी चाहिए। तो 157 नर्सिंग होम्स अक्रॉस इंडिया, दैट इज वन इंपॉर्टेंट फैक्टर। उसमें से JNK को कितना मिलेगा, आई एम नॉट श्योर। ऑफकोर्स मिलेगा, उसमें हमारा भी शेयर होगा। तो दैट विल क्रिएट नॉट जस्ट जॉब्स, बट दैट विल क्रिएट अ हेल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इजी एक्सेसिबल हेल्थ केयर। जी। जैसे कि हमने दिल्ली की बहुत अच्छी एग्जांपल देखी है जहां पे मोहल्ला क्लिनिक्स वगैरह होते हैं, तो वैसा ही कुछ मॉडल एक लार्जर स्केल पे बनाने की कोशिश की गई है। एजुकेशन में भी स्किल डेवलपमेंट और इंपॉर्टेंटली जो फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और 5G लैब्स, आई थिंक उस पे अनाउंसमेंट्स की गई हैं। उसमें एलोकेशंस अभी मजीद आएंगी, कितना किया गया है, बट आई थिंक दैट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। बहरहाल आज के बजट में हमने एक और बात देखी कि की बैंकिंग सेक्टर्स जो होते हैं उनके बारे में कोई बात नहीं हुई। बिल्कुल। तो आप बहरहाल आखिर में हमें बता दीजिए कि जो जम्मू कश्मीर का बजट है, आपने कहा कि या तो हमारा अपनी इनकम ज़्यादा बढ़ी है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि शायद पिछले साल का बजट यूटिलाइज नहीं हुआ हो? नहीं, मैं वही डॉक्यूमेंट देख रहा था, मुझे भी वही अप्रीहेंशन था कि लास्ट ईयर जो एलोकेशंस हुई थी, लेकिन जो रिवाइज्ड एलोकेशंस स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने भेजी है, लास्ट ईयर हमको एलोकेट हुआ था 35,581 करोड़, लेकिन रिवाइज एस्टिमेट्स में 44,000 करोड़ के करीब हमने स्पेंड किया है। विच मीन्स ऐसा नहीं है कि इनफैक्ट ज्यादा हमने खर्च किया है जी। तो ऐसा रिवाइज एस्टिमेट। लेकिन रिसेंटली लास्ट मंथ आई थिंक एक न्यूज आई जिसमें आया कि स्टेट गवर्नमेंट के अपने GST कलेक्शंस इंप्रूव किए हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे अपने वसाइल शायद इंप्रूव हो रहे हैं उस वजह से, क्योंकि उसका डेटा अभी नहीं है। वी कैन से दैट इज अ हेल्दी साइन। दैट्स अ हेल्दी साइन ऑफ कोर्स। तो एजाज साहब, बातें और भी हो सकती थी, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, और बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि अभी आने वाले दिनों में शायद कुछ और भी सामने आएगा और भी समझ में आएगा। तो हो सकता है हमें कुछ और भी बात करनी पड़े। इसलिए आज आप तशरीफ लाए प्रोग्राम में। एजाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान मुर्तज़ा, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। तो नाजरीन, प्रोग्राम के आज के शुमारे का वक्त यहीं पे इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान मुबशिर रफ़ाई और प्रोग्राम की पूरी टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।